ये इत्मीनान कर लिया था या इसको हमें एक दफ़ा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है आर्टिकल 8.2 को? हेलो? आवाज नहीं आ रही? नहीं, अब आ रही है। मैं पूछ रहा था इस आर्टिकल को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है या हम आगे कर लें काम? ये कर लिया था, फ़ील्ड्स ट्रांसफ़ॉर्मेशन कैसे होती है? नहीं, मैंने इसको देख नहीं सका, बस थोड़ी-सी मसरूफियत थी। अच्छा, चलो हम एक तो दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेते हैं इसको। जी। तो ज़्यादातर तो इसमें मैथमेटिक्स है लेकिन कुछ जनरल चीज़ों को हम देख लेते हैं कि क्या हम करना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ। ठीक है। आखिरी बार हम लोगों ने ये देखा था कि अम, किसी एक फ्रेम के अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑब्जर्व कर रहा है तो लाज़मी नहीं है कि दूसरे फ्रेम के अंदर भी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही ऑब्जर्व करे। यानी कि अगर एक फ्रेम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और रिलेटिविटी अप्लाई हो रही है, तो किसी मूविंग फ्रेम का ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करेगा कि वहाँ पर मैग्नेटिक फिनोमेना हो रहा है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है। तो असल में इन चीज़ों से नतीजा हमने ये निकाला था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ही फोर्स के तौर पर एक्ट नहीं करती, बल्कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के डिफरेंट ऑब्जर्वर्स उनको डिफरेंट फोर्सेस के तौर पर देखते हैं। तो हमने जो उसमें मिसाल ली थी वहां पर हम लोगों ने बकायदा प्रूफ किया था कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स का फिनोमेना रिलेटिविस्टिक रिलेटिविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से मर्ज आउट होता है। असल में ये फोर्स एग्जाम हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स जेनेरिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन ये एक ऐसी फोर्स है जो रिलेटिविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से इमर्ज आउट हो रही है। ये एक लूज स्टेटमेंट है क्योंकि ये तीनों ही चीजें एक दूसरे की वजह से इमर्ज आउट होती हैं। लेकिन जो हमने उस दिन सिचुएशन ली थी उसमें हमने ये देखा था कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ना भी हो, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो और रिलेटिविटी एग्जिस्ट कर रही हो, आपके पास उसकी थ्योरीज मौजूद हों, सो आप किसी मूविंग फ्रेम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं वो आपके पास ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फोर्स के तौर पर सामने आती है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब फोर्स की डिस्कशन से हमने पीछा छुड़ाना है और आहिस्ता-आहिस्ता फील्ड्स की तरफ आना है। इस पे भी हम लोगों ने उस दिन देखा था कि हम फील्ड्स की तरफ शिफ्ट क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि फोर्सेस के साथ मसला ये है कि आपको फोर्सेस के लिए और बहुत सारे पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, या फोर्सेस की डिस्कशन के लिए और बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो चाहिए होते हैं आपकी फिजिकल थ्योरी को सप्लाई करने के लिए। और फोर्स एक फंडामेंटल फीचर भी नहीं है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमने देखा है कि फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत फंडामेंटल थ्योरी है साइंसेस की, जिसमें पार्टिकल फिजिक्स भी इंक्लूड है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इंक्लूड है, जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स के फील्ड वर्जन भी इंक्लूड है। लेकिन उसमें किसी भी जगह फोर्स का तस्वुर ही नहीं है। वो घूमती है ऑपरेटर्स के गिर्द, वेव फंक्शंस के गिर्द। और जैसे ही हम उसका एडवांस वर्जन जाते हैं, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करना शुरू करते हैं, तो हम ऑपरेटर्स को भी इवॉल्व कर देते हैं, ऑपरेटर को चेंज कर देते हैं एक और फंडामेंटल क्वांटिटी में जिसको फील्ड कहते हैं। तो ये जो पूरी यूनिवर्स है, पूरी यूनिवर्स की जितनी भी चीजें ये असल में किसी ना किसी फील्ड की एक्साइटेशन है। तो जैसे मैंने उस दिन बात की थी कि फोटोन एक पार्टिकल, किसी भी चीज का पार्टिकल, चाहे वो फोटोन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, ये असल में एग्जिस्ट नहीं करते। इनकी फंडामेंटल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये फंडामेंटल एग्जिस्टेंस किसी ना किसी फंडामेंटल फील्ड की वजह से आ रही है। वो फील्ड कौन सी होती, तो ये असल में उस फील्ड की एक्साइटेशंस होती हैं, उसके अंदर पैदा होने वाली वेव्स होती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की फील्ड होगी, उसकी वेव्स को हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया हुआ है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो एक्साइटेशन है जिसको हम पार्टिकल फिजिक्स में मीडिएटर कहते हैं, वो मीडिएटर असल में फोटोन है। तो अब हम अपनी डिस्कशन को फील्ड्स की तरफ लाना चाह रहे हैं, पार्टिकल से हटाना चाह रहे हैं, ताकि हम फील्ड्स को डिस्कस करें और हम ज्यादा फंडामेंटल चीजों की तरफ आ सकें। अब फील्ड को स्टडी करने के लिए हमें कुछ assumptions लेनी पड़ती हैं। जिस तरह मैथमेटिक्स में हर काम स्टार्ट करने से पहले, हर थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ assumptions लेते हैं, एक्सप्लिसिट assumptions। इम्प्लिसिट भी हो सकती हैं, जिस तरह रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने अज्यूम किया था कि स्पीड ऑफ लाइट एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट है और लॉज ऑफ फिजिक्स हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनवेरिएंट रहते हैं। इसी तरीके से हम फील्ड्स के लिए भी एक अजम्पशन ले रहे हैं, एक अज्यूम कर रहे हैं, और ये अजम्पशन वही है जो हम लोग कूलम लॉ करते वक्त लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि चार्ज आपके पास इनवेरिएंट रहता है।
तो जब आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस इनवेरिएंट है, फिर चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डील करें, इलेक्ट्रोडायनामिक्स को करें, मैग्नेटोस्टैटिक्स को करें, किसी चीज को भी करें, नंबर ऑफ चार्जेस पे कभी फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये हमेशा कंजर्व रहेंगे। और नंबर ऑफ चार्जेस का ताल्लुक इस बात से भी नहीं है कि जिस वायर के अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उनकी स्पीड क्या है। मतलब कोई एक्सटर्नल पैरामीटर ऐसा नहीं है, ना इंटरनल पैरामीटर ऐसा है जो नंबर ऑफ चार्जेस को अफेक्ट कर सके। सो अपने आप में एक बड़ी भरपूर और मुकम्मल स्टेटमेंट है कि चार्ज कंजर्व रहते हैं। और इसी चीज को बेस बना के हम लोग कूलम लॉ को डिफाइन करते हैं, हम आगे एम्पियर्स लॉ को डिफाइन करते हैं। अगर हम वहां पर ये assumption ना लें तो हम कूलम लॉ को उस फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते जैसे हम उसको करते आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें एक स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी फील्ड्स के लिए भी। और वो स्टेटमेंट हम लोग इस फॉर्म में लेते हैं कि आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉज हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी मैग्नेटिक फील्ड, आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। अगर हमें याद हो तो हमने जब रिलेटिविटी को स्टडी करना स्टार्ट किया था और उसकी टेंसर नोटेशन बनाई थी, उसके ट्रांसफॉर्मेशन लॉज बनाए थे, तो वहां पर हमने ये देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन लॉज हर फैक्टर के लिए सेम रहते हैं, हर पैरामीटर के लिए सेम रहते हैं। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि वो जो वेलोसिटी वाला फैक्टर है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स से आ रहा है, वो मैग्नेटिक फोर्स से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। सो इसी तरीके से फील्ड के ट्रांसफॉर्मेशन लॉस को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फील्ड किस तरीके से पैदा हुई है। क्या वो फील्ड किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पैदा हुई है जो रेस्ट की हालत में था, या वो किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पैदा हुई है जो मूव कर रहा है, या वो फील्ड सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से पैदा हुई है, या वो सॉरी या वो फील्ड सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पैदा कर रही है, या वो फील्ड सिर्फ मैग्नेटोस्टैटिक को पैदा कर रही है, या वो फील्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स को प्रोड्यूस करवा रही है। इन तमाम बातों का ट्रांसफॉर्मेशन लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, डिफरेंट सिचुएशंस में उनके फाइनल आउटकम्स डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे में जाने का, वो फील्ड्स के लिए सेम रहता है। और अगर हम इस कंडीशन को ना लें फिर तो हमें फील्ड्स के बारे में जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हमें फील्ड का फायदा ही कोई नहीं, फिर तो हम अपनी फोर्स की यूजुअल रिप्रेजेंटेशन को लेके चलते जाएं और हम काम करते जाएं। लेकिन ये इस वजह से एक बहुत कामयाब थ्योरी है, क्योंकि अगर आप किसी एक पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट कर लें, सो वो फील्ड आपको आपको कुछ और एक्सक्यूज मी बिलाल, जी मेरे क्वेश्चन ये है हाँ कि जैसे हम आपने कहा कि क्वांटम में हम ज़्यादा ऑपरेटर्स को जो है वो डील करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो लेस सिग्निफिकेंट है देन फील्ड। हाँ तो क्या जब हम क्लासिकल को डिस्कस करते हैं तो हाँ। ये उसमें वाइस वर्सा होगा? नहीं, ऐसा इसमें एक चीज ये है कि फोर्स लेस सिग्निफिकेंट नहीं है फील्ड से, फोर्स असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, असल में एनर्जी है, फील्ड्स के क्वांटाज हैं। सो फोर्स उसका एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, लेकिन एक्चुअली फोर्स की एग्जिस्टेंस नहीं है। आप एनर्जीज को डिस्कस करते हैं, आप पार्टिकल्स को डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। और जहां तक क्लासिकल का ताल्लुक है, क्लासिकल में भी वाइस वर्सा नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स भी फील्ड्स को ही स्टडी करती है। कैसे, अगर आपको याद हो, जब हम लोग लैग्रांजियन या हैमिल्टोनियन को डिस्कस करते हैं, एक्शन प्रिंसिपल डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली वो एक फील्ड फॉर्मुलेशन है क्लासिकल थ्योरी की। उसमें हम फोर्स को भी डिस्कस करते हैं, जैसे वो डीजेनरेशन प्रिंसिपल है। वो उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पर डिस्कस करते हैं, लेकिन वो असल में वो जो आउटकम आता है वो फोर्स आपके पास निकलती है लैग्रांजियन से, डायरेक्ट फोर्स को डिफाइन नहीं करते, अगर आपको याद हो। अब मिसाल के तौर पर एक मिसाल दूं आपको, जब आप हाँ जी, तो वो लैग्रांजियन में भी हम वो एनर्जी की सूरत नहीं लेती हाँ है। एग्जैक्टली, तो असल चीज वो एनर्जी है। फील्ड असल में एनर्जी सही। है ना, फील्ड एनर्जी है। उस एनर्जी के अंदर कोई एक्साइटेशन हो रही है, आपने एक मिसाल के तौर पर पानी, क्या है, पानी एक एनर्जी है। आपने पानी के अंदर पत्थर फेंका है तो उसमें रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो रिपल्स उसकी एक्साइटेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो इटसेल्फ मतलब कोई चीज नहीं है, ये इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है किसी चीज का। एग्जैक्टली यही वो पॉइंट था जिसकी वजह से आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी को फॉर्म किया था। वो ये कहता था कि स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के साथ लिंक कर रहा है। सही। सो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर भी हमें यही बता रही है, वहां पर फोर्स का कोई आइडिया ही नहीं है। जी। तो यही वजह है कि हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी जगह फोर्सेस को पढ़ते ही नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स में फोर्स की डेफिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती।
अच्छा, यहाँ पर अलबत्ता हम ये आप जरूर कह सकते हैं कि अब आप फील्ड्स को दो तरीकों से डिफाइन कर रहे हैं, लैग्रांजियन की फॉर्म में भी और हैमिल्टनियन की फॉर्म में भी। दोनों ही इक्विवेलेंट वेज हैं डिफाइन करने के। और हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट चीजों को प्रेफर करते हैं, उसकी वजह क्वांटाइजेशन की टेक्निक्स हैं। लेकिन बहरहाल दोनों ही फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, चाहे आप हैमिल्टनियन लें चाहे आप लैग्रांजियन लें। और हम लोग रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स को सेंस में कर नहीं रहे, वरना ये कहा जाता है थ्योरीज कंस्ट्रक्ट करते वक्त क्वांटम मैकेनिक्स में भी और रिलेटिविटी के अंदर भी या इवन पार्टिकल फिजिक्स वगैरह में भी, कि अगर आप किसी चीज का लैग्रांजियन कंस्ट्रक्ट कर लें, किसी भी चीज का, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो चाहे वो कुछ भी हो, अगर आपने उसका लैग्रांजियन बना लिया तो आप उसका हर फीचर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वो लैग्रांजियन असल में फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हम यहाँ पर कुछ सिचुएशंस लेते हैं। सबसे पहले एक बहुत आसान मिसाल लेते हैं। मैं एग्जांपल्स यहाँ पर वही कंसीडर कर रहा हूँ जो ग्रिफिथ ने की हैं। आप लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉज डिराइव करने के बहुत सारे ऑल्टरनेट वेज हैं और हर बुक ने डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू किया होगा। और ये भी एक बहुत खूबसूरती है थ्योरी की कि आप जो मर्जी एग्जांपल लें नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स से, आप उसमें जैसी रिलेटिविटी इनकॉर्पोरेट करेंगे अल्टीमेटली वो आपको एक जैसी ही इक्वेशंस बना के देगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ग्रिफिथ्स की मिसाल ले रहा हूँ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको आपने एक्सी प्लेन में रखा हुआ है, उसके दरमियान एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है। इसके लिए हमने, अब जाहिर बात है इसकी जो फील्ड होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी एक्स और जी प्लेन के। सो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, गॉस लॉ से हम लोगों ने की हुई है, वो इसके बराबर आती है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी इस फ्रेम के अंदर प्लस माइनस सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये रेस्ट में रखा हुआ है, सो इसको हम एस कह देते हैं। और ये रेस्ट की हालत में है। अब हम एज्यूम करते हैं कि एक और फ्रेम है एस प्राइम, वो किसी स्पीड v से जा रहा है। अब उसमें चार्ज डेंसिटीज डेफिनेटली चेंज होंगी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड आपके पास इसके बराबर आ जाएगी। ना तो आपका बेसिस वेक्टर तब्दील होता है, ना ही एक एब्स कांस्टेंट चेंज होगा। तो फर्क सिर्फ आता है आपके पास सिग्मा प्राइम का। अब हम वो देख लेते हैं कि सिग्मा प्राइम का फर्क भी क्यों आ रहा है। डेफिनेटली जब ये कॉन्ट्रैक्शन हमेशा अलोंग द लाइन होगी, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव्स कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में सिस्टम मूव कर रहा है, चार्ज इनवेरिएंट रहते हैं। हमारी फंडामेंटल असम्पशन ये थी। विड्थ इस एक्स प्राइम के परपेंडिकुलर आ रही नॉर्मल पे है, तो लिहाजा विड्थ में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। सिर्फ एल प्राइम का फैक्टर एक ऐसा है जो अलोंग द एक्स प्राइम है, तो एल प्राइम ने ही हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होना है, और वो कॉन्ट्रैक्शन इस फैक्टर गामा के थ्रू होगी। अच्छा, अब हमें पता है कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई एल डब्ल्यू के चार्ज पर यूनिट एरिया। क्यू भी कांस्टेंट है, डब्ल्यू भी कांस्टेंट है, सिर्फ ये दोनों चीजें चेंज हो सकती हैं। सो इनका रिलेशन निकालेंगे, आपके पास सिग्मा प्राइम का रिलेशन आ जाएगा गामा सिग्मा। सो यानी कि ये इक्वेशन शो कर रही है कि चार्ज डेंसिटी किस तरीके से आपके पास बढ़ रही है। सो इस वैल्यू सिग्मा प्राइम को उठा के आप वापस इस इक्वेशन में रखें तो आप ई प्राइम और ई के दरमियान एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, जो कि हमने ये वाला रिलेशन निकाल लिया है। लेकिन अब आप देखें यहाँ पर तो आपको अंदाजा होगा कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही थी। इसका मतलब है कि ये वाला रिलेशन भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने रिलेटिविस्टिक जो हमने प्राइम्ड और अनप्राइम्ड सिस्टम में की है, ये परपेंडिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन है, पैरेलल नहीं है। सो परपेंडिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की सूरत से होती है, ये बहुत इजीली हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है। लेकिन अगर पैरेलल कंपोनेंट हो फिर क्या होगा। सो पैरेलल कंपोनेंट के लिए आपको वही फ्रेम ले लें रेस्ट में और प्लेट्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। अब हम इसको वाई जी प्लेन में रख देते हैं, लेकिन आपका सिस्टम एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है। अब क्या क्या चीजें तब्दील हो रही हैं, आपका एल और डब्ल्यू, डब्ल्यू वाई की तरफ है, एल जी की तरफ है, कोई भी चीज एक्स के लॉन्ग नहीं है, कुछ भी तब्दील नहीं हो रहा। सिग्मा, सिग्मा भी जाहिर बात है वाई जी प्लेन में आ रहा है, सो वो भी एक्स के लॉन्ग नहीं है। सिग्मा जब एल ही चेंज नहीं हो रहा, हमने देख लिया था कि सिग्मा सिर्फ एल पे डिपेंड कर रहे हैं, एल और डब्ल्यू पे। क्यू भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, डब्ल्यू भी कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली सिग्मा भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग आपकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अगर तो आपका सिस्टम एक्स की तरफ मूव कर रहा है तो फिर जाहिर बात है स्पेसिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब जिसको हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं वो इस डायरेक्शन में हो रही है, इस डी पे होगी। लेकिन आसानी ये है कि आपकी जो फील्ड है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें डी का पैरामीटर ही नहीं है।
तो इसका मतलब है कि डी के कांटेक्ट होने से आपकी फील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट्स तब्दील नहीं होते, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स तब्दील होते हैं। सो हमारे पास, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसफॉर्म करके देख लिया और हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स तब्दील नहीं होते, पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन क्या ये जनरल ट्रांसफॉर्मेशन लॉस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर इनिशियली आपका सिस्टम रेस्ट की हालत में था। जब आपका सिस्टम रेस्ट की हालत में था तो उसमें किसी किस्म की मैग्नेटिक फील्ड पैदा ही नहीं होगी। तो लिहाजा हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉस बनाए हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप चार्जेस को मूविंग हालत में लाएंगे, मोशन में लाएंगे, ये लॉस फेल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर बी प्रोड्यूस होगा और ये बी को इनकॉर्पोरेट नहीं करते। लिहाजा हमें एक और जनरल सिचुएशन लेनी पड़ेगी, और वो जनरल सिचुएशन हम वही वाली लेंगे जो हमने पहले कंसीडर की थी इस डायग्राम में। लेकिन इस बार अज्यूम ये करेंगे कि यहाँ पर चार्जेस मोशन की हालत में, रेस्ट की हालत में नहीं है। तो डेफिनेटली जब चार्जेस मूव करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग वो मैग्नेटिक फील्ड भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो अब हमने ये वाली सिचुएशन ली है y के लॉन्ग। अब ये सारी कैलकुलेशन है और ये अभी तक हम वही कैलकुलेशन करते आ रहे हैं जो हम लोगों ने नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स में करते हैं। सो ये सरफेस करंट डेंसिटी है, ये सारी कैलकुलेशन आप इजीली देख सकते हो, इस पे वक्त ज़ाया करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस फर्क यहाँ पर ये पड़ेगा कि एक तो अब इस पर हम 3 फ्रेम लेंगे। सो अब हमने एक नया फ्रेम एस बार इंट्रोड्यूस करवा दिया है जो एस प्राइम के हवाले से मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेम तो आपका रेस्ट की हालत में था ना, तो इस फ्रेम पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा। इसके लिहाज से तो हम लोग रिजल्ट्स निकाल चुके हैं। अब आपने 2 ऐसे फ्रेम लेने जो एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को किस तरीके से नजर आ रही है। सो हमने अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज का बताता चलूं कि मेरी नोटेशन डायग्राम मैंने ग्रिफिथ की यूज की है, लेकिन मैंने नोटेशन यहाँ पर चेंज कर दी थी। नोटेशन मेरी ग्रिफिथ से चेंज है ताकि हम पिछले रिलेटिविटी के लेक्चर्स के साथ कंसिस्टेंट रह सकें। सो ग्रिफिथ एस को एस नॉट के तौर पर रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटीज को, मैं उसको सिर्फ एस के तौर पर ले रहा हूँ। वो एस लेता है तो मैं उसको एस प्राइम कंसीडर कर रहा हूँ, और एस बार हमारे सेम है। तो ये सिर्फ कंसिस्टेंसी के लिए आप लोग जहां से मर्जी देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन चलती जाएगी और अल्टीमेटली मैं रिजल्ट्स पे आ जाता हूँ। सारा काम करने के बाद आपके पास रिजल्ट्स अब ये वाले आ जाएंगे कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से हो रही है कि ये एक नया फ्रेम था, बल्कि मैं ज्यादा एक सिंप्लीफाइड सिचुएशन दिखाता हूँ आपको इनकी, ये वाली। अगर आपको याद हो तो हमारे जो प्राइम कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अनप्राइम्ड होते हैं वो ओरिजिनल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। सो पीछे सिर्फ मैथमेटिक्स है, उसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, उसको इजीली करने के बाद हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने पहले डिडक्शन की थी, सिस्टम अगर एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा हो पैरेलल डायरेक्शन में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। अगर सिस्टम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो और चार्जेस रेस्ट की हालत में हो तो बी वाला कंपोनेंट जीरो होगा आपके पास। तो ई वाई इक्वल्स गामा ई वाई, अगेन यानी कि परपेंडिकुलर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, परपेंडिकुलर की सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। लेकिन क्योंकि अब चार्जेस मूव कर रहे थे तो आपने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्टर नोट किया होगा, माइनस वी बी जी की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से इजी प्राइम के लिए इसकी फॉर्म में आ जाएगा फैक्टर। सो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम गॉस लॉ को यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम्पियर्स लॉ को यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए डेफिनेटली बेयो-सेवर्ट लॉ भी यूज किया जा सकता है, कुछ भी यूज किया जा सकता है, उनसे कोई अल्टीमेट इक्वेशन आपके पास यही आएंगी। आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं लेना, आप कोई रिंग टी ज्योमेट्री कंसीडर कर लें, आप कोई हुप ले लें, आप कोई मूविंग वायर ले लें, कुछ भी कंसीडर कर लें, फाइनल इक्वेशन हमारे पास बहरहाल यही बनेगी। अब ये इक्वेशंस यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की निस्बत थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी वजह ये है, अगर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस हमें याद हो तो हम देख सकते थे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम आते थे। सो वहां पर y प्राइम y के बराबर आता था, z प्राइम z के बराबर आता था, और x प्राइम के अंदर या तो t वाला कंपोनेंट होता था या आपके पास कंपोनेंट होता था x का। यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कपल्ड नहीं होते थे, मिक्स नहीं होते थे, स्पेशल कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली लिखे जा सकते थे। यहां पर मसला ये है कि ये वाले स्पेशल कंपोनेंट मिक्स्ड कंपोनेंट्स हैं,
इनमें ई वाई भी आ रहा है, ई वाई प्राइम में बी जी भी आ रहा है, ई जी प्राइम में ई जी भी आ रहा है, बी वाई भी आ रहा है। इसी तरीके से बी वाई में बी वाई तो आना ही आना है, साथ में परपेंडिकुलर फैक्टर ई जेड भी आ रहा है। ये सारे वो वाले फैक्टर्स हैं जिनके अलॉन्ग सिस्टम मूव नहीं कर रही, ये सिस्टम की मोशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। सो इसका मतलब ये है कि हम इन्हें उस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते टेंसर नोटेशन में जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, अगर वेलोसिटी वाले कंपोनेंट्स याद हों, अदनान में यहाँ पर अगर निकालूं वेलोसिटी वाले 4 वेक्टर्स की कोई भी नोटेशन, सो यहाँ पर हम लोगों ने सॉरी यहाँ पर मेरे पास मेरे घर में है नहीं, हाँ यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोग सिर्फ एक इंडेक्स यूज कर लेते थे क्योंकि तमाम कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट है आपके पास। y वाले कंपोनेंट में सिर्फ y आ रहा है, x और z नहीं आ रहे। z वाले कंपोनेंट में सिर्फ z है, x और y नहीं आ रहे, तो हम इन्हें एक इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर लेते थे। लेकिन जैसे ही हमने ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन लॉज निकाले हैं, हम लोगों के सामने ये आया कि अब हम इसको एक इंडेक्स से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अब हमें यहाँ पर सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपनी नोटेशन को, और हम इसको दो इंडेक्सेस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये एक इंटरट्विन्ड पार्टिकल्स हैं, इंटरट्विन्ड फील्ड्स हैं जिनके 6 स्पेशल कंपोनेंट्स हैं। 6 स्पेशल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 ई वाई प्राइम ई वाई बी जी, ई जी प्राइम ई जी बी वाई, 6 इनके हो गए। इसी तरीके से बी वाई प्राइम बी वाई ई जी, बी जी प्राइम बी जी और ई वाई 6 इनके हो गए। सो हर फील्ड के लिए पर्टिकुलर 6 कंपोनेंट्स एसोसिएटेड है, सो लिहाजा हम इन्हें सिंगल इंडेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब हम मैथमेटिक्स से हमें पता है, ये बात हमें कैसे पता लग रही है, हम इसके प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स से हमें पता है। हमें मैथमेटिक्स से ये पता है कि इस तरह के कंपोनेंट्स को हम इस टेंसर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू रैंक टेंसर के थ्रू। सो अब मैं ग्रिफिथ की नोटेशन के साथ यहाँ पर स्टिक हूँ। ये बार कंपोनेंट है, कोई ट्रांसफॉर्म सिस्टम। हमने म्यू, हमारे पास ओरिजिनल थे लैम्डा और सिग्मा रेस्ट फ्रेम के अंदर, हमने लैम्डा को म्यू में लेके जाना था, सिग्मा को न्यू में लेके जाना था, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग लॉरेंस मैट्रिक्स अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एक सोचने वाली चीज ये, अच्छा उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। क्योंकि सेकंड रैंक का टेंसर है तो इसके कंपोनेंट 16 होंगे। 16 कैसे होंगे? म्यू आपके पास रन करता है 4 डायमेंशन में, एक टाइम की 3 पोजीशन की, सो 0 1 2 3। इसी तरीके से न्यू भी 4 डायमेंशन पे रन कर रहे हैं, 0 1 2 3। इसका मतलब है इनको 4x4 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो बेसिकली इसको अरे नोटेशन भी कहते हैं। सो T00 T01 इसी तरीके से T33 तक। अब सवाल एक पैदा ये हो रहा है कि हमने यहाँ पर सेकंड रैंक तो हमें समझ आ रहा है कि एक सेकंड रैंक टेंसर के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया हमने, क्योंकि आपके पास 6 कंपोनेंट्स वैसे ही आ गए, तो आप इसको 4 कंपोनेंट्स की सूरत में तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, आपको 4 से ज्यादा चाहिए ही चाहिए थे। और अगली कंडीशन हमारे पास यही थी कि 4 कंपोनेंट्स के लिए 16 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, बन गया। लेकिन हमें ये कैसे पता लगा कि ये एंटी सिमेट्रिक होगा? अभी हम देखते हैं कि एंटी सिमेट्रिक से हम लोग मुराद लेके आ रहे हैं। ये हमें पता लग रहा है यहाँ से, अगर आप यहाँ पर ये देखें कि ई वाई और ई जी प्राइम के साइन डिफरेंस आ रहे हैं, यहाँ पर इधर नेगेटिव साइन इधर पॉजिटिव साइन है, बी वाई प्राइम में पॉजिटिव साइन आ रहा है, बी जी नेगेटिव में नेगेटिव साइन है। सो ये चीज शो करती है कि ये एंटी सिमेट्रिक कंपोनेंट्स, हम यहाँ से एक एजुकेटेड गेस ले सकते हैं। सो हमने कह दिया कि ये एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। हम लोग इस बात के साथ स्टिक हो जाते हैं और हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आखिर में ये चीज गलत साबित हो जाती है कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, तो हम इसको सिमेट्रिक कंसीडर करके दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हमें पता लग गया है कि ये एक, हमने अंदाजा लगाया है सिचुएशन को देख के कि एंटी सिमेट्रिक होगा। अब हम एक दफा ये देख लेते हैं कि एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक से मुराद क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सेकंड और थर्ड और फोर्थ रैंक टेंसर्स के लिए, क्योंकि आइंदा हमने सेकंड रैंक टेंसर्स के ग्रुप्स को ही ज्यादातर स्टडी करना है, जनरल रिलेटिविटी के केस में या स्पेशल रिलेटिविटी। सिमेट्रिक टेंसर वो होता है कि जिसकी इंडिसेस को अगर आप स्विच करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं टी म्यू न्यू लिखूं या टी न्यू म्यू लिखूं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिमेंबर कि इंडिसेस डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हम डायमेंशंस को अपनी मर्जी से स्विच नहीं कर सकते, ये हर पैरामीटर का अलग से एक फीचर होगा कि वो हमें स्विच करने की इजाजत दे रहा है या नहीं दे रहा। सो अगर तो आप स्विच कर सकते हैं तो ये एक सिमेट्रिक टेंसर है। इसके टोटल कंपोनेंट 16 होते हैं, लेकिन हम लोग सारे कंपोनेंट्स कैलकुलेट नहीं करते। टेंसर्स का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। अब अगर हम टेंसर्स के बगैर काम कर रहे हो तो हमें 16 के 16 कंपोनेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, लेकिन सिमेट्रिक टेंसर में हम शो कर सकते हैं कि इसके सिर्फ 10 कंपोनेंट्स ओरिजिनल होते हैं जो डिस्टिंक्ट होते हैं।
बाकी जो 6 होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। वो रिपीटेड कैसे होते हैं, जैसे T01 और T10 बराबर होंगे, T02 T20 बराबर होंगे, तो आप इनमें से कोई एक कैलकुलेट कर लें, बाकी 6 आपको वैसे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ 10 कैलकुलेट करने चाहिए। एंटी सिमेट्री के केस में ये और आसान हो जाता है। एंटी सिमेट्री का मतलब है कि अगर आप एक दफा इंडिसेस को स्विच कर रहे हैं तो एक नेगेटिव का साइन आएगा बाहर। इसमें 6 कंपोनेंट्स आपके पास डिस्टिंक्ट हैं ही हैं। 6 जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड होने का मतलब है कि उनके साथ एक माइनस का साइन आएगा। सो T01 बराबर होगा माइनस टी ऑफ 10 के, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। सो T01 माइनस T10 के बराबर है, 02 माइनस 20 के, माइनस 12 के बराबर है। प्लस माइनस को इंटरचेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि मैट्रिक्स मैट्रिक है आपके पास। या इसका कहने का मतलब ये कि अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वही चीज बन जाएगी। लेकिन एक फर्क इसमें और सिमेट्रिक में ये है कि इसके डायगोनल कंपोनेंट्स 0 के बराबर होते हैं। इसे आप शो भी कर सकते हैं। इसे हम मुख्तलिफ तरीकों से शो कर सकते हैं। या तो कोई एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लें, उसका इनवर्स लें और उसकी डायगोनलाइजेशन करें, वहां से भी हम देख सकते हैं कि ये इसके आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यूज है ना इसकी सारी की सारी 0 आएंगी। और हम सिंपल टेंसर नोटेशन के अंदर भी इसको साबित कर सकते हैं। ये एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। अब इस बात का मतलब ये है कि आपको सिर्फ 6 कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं। आपको 16 में से 10 कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। जो मर्जी सिस्टम हो, अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंटी सिमेट्रिक टेंसर है, जो हमने कंडीशन लगाई है कि ये होगी, तो आपको सिर्फ 6 कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं। ये 4 आंखें बंद करके हर सिचुएशन के अंदर 0 होंगे। सो अब हम कोई एक कंपोनेंट कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। ये इक्वेशन लेते हैं जो हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिखा है, और हम 0 1 वाला कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 0 0 तो 0 के बराबर है, तो हम 0 1 ले लेते हैं। 0 1 के लिए आपने इक्वेशन का लॉ ये लिख लिया। अब हमें यहाँ पर लैम्डास कैलकुलेट करने हैं। लैम्डास कैलकुलेट करने के लिए हमें जहन में ये रखना पड़ेगा कि हमारा बूस्ट एक्स डायरेक्शन में था। अगर हमारा बूस्ट एक्स डायरेक्शन में हो, उस सूरत में हमारा मैट्रिक क्या बनता है, तो मैं यहाँ पर एक दफा लिख देता हूँ। गामा माइनस गामा बीटा 0 0, इसी तरीके से माइनस गामा बीटा, देन सेकंड कंपोनेंट आ जाता था गामा और 0 0 0 0 1 0, 0 0 0 1। एक्स डायरेक्शन के अंदर हमारा बूस्ट ये आता था। अब यहाँ से देख लें कि लैम्डा की 0 वैल्यू के लिए आपके पास गामा आएगा, 1 के लिए जब हम लैम्डा को 1 रखेंगे तो गामा बीटा आ जाएगा। बाकी हर वैल्यू के लिए ये वाला कंपोनेंट आपको 0 दे रहा है। इसका मतलब है कि आप लैम्डा को सिर्फ 0 और 1 पे इवैल्यूएट करेंगे, बाकियों पे करने की जरूरत नहीं है। सेम काम सिग्मा के लिए कि सिर्फ ये इन दो कंपोनेंट्स के लिए आपको 0 और 1 के लिए कोई नॉन जीरो वैल्यूज देगा, बाकी सबके लिए 0 दे रहा होगा। आपको इसका मतलब है कि लैम्डा को भी सम करना है 0 और 1 तक, और सिग्मा को भी सम करना है 0 और 1 तक। आपने इसको सम कर लिया, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। आपके पास एक ये इक्वेशन बन गई है, बाकी सारे कंपोनेंट्स के 0 होंगे। अगर आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो देख लें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और आसानी बन गई है, वो ये कि हमारी एंटी सिमेट्री की कंडीशन ये कहती है कि डायगोनल एलिमेंट 0 है। T0 भी 0 के बराबर है, T11 भी 0 के बराबर है। बचे हमारे पास सिर्फ 2 कंपोनेंट्स, और हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्टेड कंपोनेंट्स इन्वर्सेस हैं। सॉरी, इनको इन्वर्स नहीं कह सकते, इनको नेगेटेड कंपोनेंट्स कहेंगे। इन्वर्स का मतलब है कि 1 ओवर समथिंग मैट्रिक्स नोटेशन में। बहरहाल T10 और T01 के लिए हम एक माइनस का साइन यूज कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ ये क्वांटिटीज बची, सिंपलीफाई करके ये पहली इक्वेशन आ गई ट्रांसफॉर्मेशन की। अब आप लैम्डास की वैल्यूज इंसर्ट कर दें। डायगोनल एलिमेंट्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में गामास के बराबर थे, नेगेटिव साइन वैसे ही, ये चीज भी माइनस गामा बीटा थी, ये चीज भी माइनस गामा बीटा थी, और ये आपके पास आ गई गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये गामा माइनस गामा बीटा उस वक्त होता है जब आपका बूस्ट पॉजिटिव एक्स की तरफ हो। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है तो ये आपके पास बूस्ट माइनस प्लस गामा बीटा के बराबर होता है। ये हम लोगों ने साबित किया था कि माइनस का साइन किस वजह से आ रहा है। सिंपलीफाई करें, ये क्वांटिटी 1 के बराबर होती है, और आप देख सकते हैं कि T01 के बराबर आ गया। इसी तरीके से हम सारे कंपोनेंट्स इसके कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे किए नहीं हुए, ग्रिफिथ की एक्सरसाइज है, लेकिन मैं इसको कर लूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा ताकि देखने में आसानी हो।
बार सारे कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉज आ जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉज अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉज किसी भी सेकंड रैंक के टेंसर के हैं जो एंटी सिमेट्रिक होते हैं। और हमारी assumption ये थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर भी सेकंड रैंक का एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। अब हमारा काम ये होगा कि हमने इन ट्रांसफॉर्मेशन क्वांटिटीज को कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की उन ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ जिनको हम पहले डिराइव कर चुके हैं। इसके दो तरीके हैं। हम यहाँ पर तीन तीन इक्वेशंस के सेट बना लेते हैं। सो T01, T02, T03 एक अलग सेट है, T23, 31 और 12 एक अलग सेट है। सो एज्यूम करते हैं कि ये इन इन तीन इक्वेशंस को आपने कंपेयर करना है इन तीन इक्वेशंस के साथ, और उसी तरीके से नीचे वाली तीन इक्वेशंस को मैग्नेटिक फील्ड की इन इक्वेशंस के साथ कंपेयर करना है। सो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास कुछ ये वाले कंपोनेंट्स आएंगे। अब मैं इन टीज को एफ का नाम दे रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया था, इसको जो एक्चुअल नाम है वही रखा हुआ है मैंने। सो जब आप कंपेयर करेंगे तो अज्यूम करेंगे T01 इसके बराबर आ गया, T02 इसके बराबर आ गया, 03 ये बन गया, 123 123 ये चीज बन गई। सो बेसिकली ये टीज हैं जिनको मैं अब एफ का नाम दे रहा हूँ, और एफ हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर होता है। अब ये सारे कंपोनेंट्स मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ इस इक्वेशन 8.47 में। so जब ये मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स बन गया। ये मैट्रिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर का मैट्रिक है। ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, सवाल ज़हन में ये आ सकता है कि हमने आखिर इन तीन इक्वेशंस को ऊपर वाली तीन इक्वेशंस के साथ ही क्यों कंपेयर किया। हम इन तीनों इक्वेशंस को मैग्नेटिक फील्ड की इन तीन इक्वेशंस के साथ भी तो कंपेयर कर सकते हैं, और इसी तरीके से नीचे वाली तीन इक्वेशंस को इलेक्ट्रिक फील्ड की इन इक्वेशंस के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सो किया जा सकता है। सो जब हम ये काम करेंगे तो आपके पास मैट्रिक ये बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों मैट्रिक्सेस बराबर है। बराबर इस सेंस में कि इनको इक्वल के साइन के थ्रू बराबर नहीं रखा जा सकता। बराबर के साइन बराबर करने कहने का मतलब ये है कि इनके ट्रांसफॉर्मेशन लॉज एक जैसे हैं। तो एक ही तरीके से सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगला सवाल ये ज़हन में आ सकता है, तो अगर ऐसा है तो फिर हम ये क्यों नहीं कर सकते कि पहली इक्वेशन को एक्स से कंपेयर कर लें, दूसरी को बी से कर लें, बी एक्स से कर लें, तीसरी को बी जेड से कर लें। ये भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो मैट्रिक बनेगा आपके पास वो मैट्रिक्स कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स होगा। उसमें कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा, उसमें कुछ रोटेशनल कंपोनेंट्स आ रहे होंगे। सो जिसकी वजह से, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम्स होते हैं, तो आपको उसके अंदर कुछ रोटेशनल कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस के, जो ई और बी को सेटिस्फाई करवा सकें। अच्छा बिलाल, इसमें हमने टी को एफ के साथ क्यों रिप्लेस किया? ना भी करें तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर को एफ के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब उसकी एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन है वो एफ है। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन एफ है। सही है। सो हम लोग, अच्छा ये जो टेंसर बने ये दोनों हैं तो बराबर, लेकिन इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर नहीं कहा जाता नोटेशन में, इसको डुअल टेंसर कहा जाता है, या इसके लिए एक और वर्ड नाम भी यूज होता है। मैं यहाँ पर एक दफा लिख के बता देता हूँ, सॉरी। सो जी को बेसिकली, सो जी म्यू न्यू को हम लोग इस हॉच डुअल भी कहते हैं, एफ म्यू न्यू का। सो हॉच बेसिकली एक साइंटिस्ट के नेम पे है, लेकिन इसको, इसके जो कॉमन नोटेशन है, इसका जो कॉमन नेम है वो डुअल टेंसर है। सो ये दोनों आपके पास डुअल टेंसर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। आप इनमें से जिसको मर्जी अपनी बेसिस बना लें और उसकी बेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कन्वेंशन ये है कि हम लोग बुक्स में जो लिखा होता है, हम लोग एफ म्यू न्यू को अपना प्राइमरी पॉइंट मानते हैं, और हम लोगों की फंडामेंटल कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट होती हैं। एक सिर्फ कन्वेंशन है, अगर आप जी से भी स्टार्ट करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अगर हम कंपैरिजन करने वाला काम छोड़ भी दें, कि हमने कहा था कि पहले तीन को पहली तीन से करना है, दूसरी तीन को दूसरी तीन से, या वाइस वर्सा, फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है कि आपको ई ओवर सी को बी से रिप्लेस करना है, बी को माइनस ई ओवर सी से एफ के अंदर। आप डायरेक्टली ये वाला मैट्रिक्स बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो
अब ये दोनों क्वांटिटीज इतनी इंपॉर्टेंट है, ये हमें बता क्या रही है, ये हमें ये बता रही है कि जितनी भी फिजिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की, जितनी भी फिजिक्स है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, वो सिर्फ और सिर्फ इस एफ म्यू न्यू में छुपी हुई है। अब अगर आपको ये एफ म्यू न्यू पता हो और इसका 4 डेरिवेटिव पता हो, तो हम हर लॉ इलेक्ट्रोडायनामिक्स का कैलकुलेट कर सकते हैं, हर सिंगल इक्वेशन। और वो सिंगल इक्वेशन क्या है वो भी मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ। ग्रिफिथ ने वो इक्वेशन डायरेक्टली तो नहीं लिखी हुई, ग्रिफिथ ने उसको लिखा हुआ किसी और फॉर्म में। सो बेसिकली ये वाली इक्वेशन है, हम इसको और ज्यादा एक शॉर्ट नोटेशन में लिख सकते हैं। और वो शॉर्ट नोटेशन हम लोग क्या यूज करते हैं, जो हम जनरल रिलेटिविटी के अंदर इस्तेमाल करेंगे भी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ म्यू न्यू कॉमा न्यू इक्वल्स म्यू नॉट जे म्यू। तो ये जो कॉमा मैंने यहाँ पर लगाया है, इस कॉमा, ये कॉमा टेंसर के अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है डेरिवेटिव की, कोवेरिएंट डेरिवेटिव की, या इसको सिंपल आप फिलहाल डाइवर्जेंस ही समझे, इसको सिंपल डेरिवेटिव समझे, कोवेरिएंट रहने देते हैं फिलहाल। सो ये एक सिंगल इक्वेशन है जिसके जरिए आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स का हर कानून, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो, मैग्नेटोस्टैटिक्स का हो, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स का हो, जो मर्जी सिंगल इक्वेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी हमने ये नहीं देखा कि इसके अंदर जे क्या चीज है। और एफ की एक और रिप्रेजेंटेशन है जिसका भी हमने यहाँ पर जिक्र नहीं किया, अगर वो ग्रिफिथ ने नहीं भी किया हो तो बहरहाल वो हम लोग करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं, वो क्या चीज होती है और उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि फील्ड्स के केस में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमतौर पर फील्ड्स किसी ना किसी सोर्स के साथ कपल होती हैं। वो सोर्स क्या होता है, वो आपको पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा होता है। पोटेंशियल से मुराद क्या है, जैसे हमने लैग्रांजियन की बात की थी, एज्यूम कर लेते हैं कि लैग्रांजियन आपके पास एक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो किनसे मिलकर बन रही है, वो बन रही है एनर्जीज को मिलकर, एनर्जीज की वजह से, वो एनर्जीज का एक डिफरेंस है, वो एनर्जीज आपका पोटेंशियल होता है। वो एनर्जी किस चीज के तौर पर काम करती है, आपके सोर्स के तौर पर। तो लिहाजा अब हमें एक डेफिनेशन ये बनानी होगी कि जिसमें हम एफ म्यू न्यू को पोटेंशियल की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकें। सो असल में पोटेंशियल का एक मैट्रिक बनेगा, एक कॉलम मैट्रिक्स। आप जब इसको उसके ऊपर अप्लाई करवाएंगे तो आप असल में पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स उस एक इक्वेशन के अंदर जमा कर देंगे। सो अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे कि वो पोटेंशियल फॉर्मुलेशन है क्या, लेकिन ये हमारा पहला स्टेप है कोवेरिएंट फॉर्मलिज्म की तरफ। सो इसको हम लोग टेक्निकली बुक्स में जो लिखा होता है, इसका नाम लिखा होता है कोवेरिएंट फॉर्मुलेशन, कोवेरिएंट फॉर्मुलेशन ऑफ ईडी। सो कोवेरिएंट फॉर्मुलेशन का मतलब एफ म्यू न्यू है। अच्छा, यहाँ पर हम एक दो चीजें और छोटी छोटी देख लेते हैं। वो छोटी छोटी चीजें क्या हैं, अगर मैं यहाँ पर एफ म्यू न्यू के इंडिसेस को इंटरचेंज कर दूं, यहाँ यानी कि इसको मैं न्यू म्यू कर दूं, तो आपको हर जगह पर एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ये हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। इसी तरीके से सेम केस जी म्यू न्यू के साथ होगा। इन दोनों को इस्तेमाल करके हम कुछ इनवेरिएंट क्वांटिटीज बना सकते हैं। इनवेरिएंट क्वांटिटीज बनाना क्यों चाहते हैं, हमने शुरू के रिलेटिविटी के लेक्चर्स में देखा था कि आपकी सारी की सारी फिजिक्स, सारी की सारी रिलेटिविटी इनवेरिएंस के गिर्द घूमती है। और ना सिर्फ रिलेटिविटी में, बल्कि यही काम आपका क्वांटम मैकेनिक्स में भी होता है। वो किस तरीके से कि जब भी आप कंजर्वेशन की बात करते हैं, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि वहां पर कोई ना कोई सिमेट्री मौजूद है। सिमेट्री का मतलब होता है कि वहां पर कोई ना कोई इनवेरिएंट क्वांटिटी मौजूद है। सो लिहाजा हमारी असल दिलचस्पी इनवेरिएंट क्वांटिटीज के अंदर होती है कि हमें किसी तरीके से पता लग जाए कि इस सिस्टम के लिए इनवेरिएंट क्वांटिटी क्या है, उसकी बेस पर हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन इन टेंसर्स के साथ मसला ये कि हमें बहुत ज्यादा इनवेरिएंट क्वांटिटीज नहीं देते हैं, सिर्फ हमें 3 इनवेरिएंट क्वांटिटीज दे सकते हैं। और वो इनवेरिएंट क्वांटिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, आप एफ म्यू न्यू कॉन्ट्रावेरिएंट एफ म्यू न्यू को कोवेरिएंट एफ म्यू न्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, इनर प्रोडक्ट ले लें, तो आप ये वाला रिलेशन ये आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से जी म्यू न्यू निकालें तो ये चीज बन जाएगी। और ये तो हम डायरेक्ट इस सब्स्टिट्यूशन के थ्रू निकाल सकते थे। एक ये है कि आप एफ म्यू न्यू को जी म्यू न्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज बनेगी। सो ई डॉट बी इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट इनवेरिएंट होता है, हम लोग देख चुके हैं। सी एब्सोल्यूट क्वांटिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये भी सेल्फ इनर प्रोडक्ट है,
मॉड है तो ये भी इनवेरिएंट क्वांटिटी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि हम एफ म्यू न्यू को इसी क्वांटिटी के साथ इनर प्रोडक्ट नहीं ले सकते। तो हमने देखा था कि वो टेंसर नोटेशन के अंदर अलाउ नहीं होता, तो लिहाजा ये इंडिसेस एक दूसरे के उलट होनी चाहिए। सो ये हमारे पास 3 इनवेरिएंट क्वांटिटीज हैं, ये हमने कैलकुलेट नहीं की, लेकिन आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं और हम इन्हें 2 मुख्तलिफ तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। उनके जरिए आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि आखिर ये नोटेशन हम क्यों इस पे ज्यादा हमने ये नोटेशन बनाई है। हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पहले से मौजूद हैं। किस तरीके से बना सकते हैं? यही वाली इक्वेशन, यही वाला रिजल्ट आप एक दफा इन इक्वेशंस के थ्रू निकालें, इन 6 इक्वेशंस के थ्रू, और एक दफा इन इक्वेशंस के थ्रू निकालें, एफ म्यू और जी म्यू के थ्रू। आपको अंदाजा हो जाएगा कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ई और बी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से ये रिजल्ट कुछ 6 सफ़ों पे निकलता है तो इनसे सिर्फ एक सफ़े पे निकल सकते हैं। ये ग्रिफिथ की एक्सरसाइज मौजूद है। अच्छा, एक चीज में बस आखिरी चीज इसमें मैं जिक्र करता चलूं, वो ये कि बहुत सारी बुक्स अगर आप देखें तो हो सकता है कि अगर आप कोई डिफरेंट बुक फॉलो कर रहे हो, वो सी के कंपोनेंट्स यूज ना कर रहा हो। अब वो नेचुरल यूनिवर्स के अंदर इसको लिखता है, और आप जैसे ही आप खुद भी अंदाजा आपको हो जाएगा कि जैसे ही आप इसको सी को 1 करके लिखेंगे, ये मैट्रिक्स और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा और ज्यादा अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। सो बहुत सारी बुक्स नेचुरल यूनिट्स को यूज करती हैं, लेकिन जो मैं ग्रिफिथ ने नेचुरल यूनिट्स को यूज नहीं किया, इसलिए हम नेचुरल यूनिट्स यहाँ पर यूज नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल यहाँ तक हमारी कोवेलेंट फॉर्मलिज्म का पहला स्टेप पूरा हो गया है कि हमने एक मैट्रिक्स बना एक टेंसर कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी हम इस टेंसर के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। हमारा अगला काम जो अगला सेशन होगा, वो मेरा ख्याल है कि रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स पे आखिरी सेशन होगा। उसमें हम थोड़ा सा काम ज्यादा करेंगे, लेकिन उसके अंदर हम मैक्सवेल इक्वेशंस डिराइव कर लेंगे, ग्रिफिथ से थोड़ा सा डिफरेंट होके चलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ये काम करेंगे बियांकी आइडेंटिटीज के थ्रू, जो ज्यादा एक वर्सटाइल वर्जन है एफ म्यू न्यू का, और साथ ही जे म्यू न्यू को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और सिर्फ 2 काम हम लोगों ने करने हैं, फिर हमारा रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मेजर पोर्शन पूरा हो जाएगा। देन बाकी जितनी भी चीजें वो एक्स्ट्रा होंगी। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन इसमें? अगर कोई चीज ना समझ आई हो, उस्मान को शायद थोड़ा सा, अगर उस्मान ने टेंसर पहले नहीं किए हुए तो शायद मसला हो, क्योंकि ये चीजें हम लोग काफी चीजें पहले कर चुके हैं असल में। हाँ, हम तो इस मतलब जी बेसिक बिल्कुल सारी ऐसे ही बातें है टेंसर की। जी उस्मान, आप कुछ कह रहे हैं? ये टेंसर रोटेशन चूंकि मैंने नहीं की हुई तो वो इसलिए थोड़ा सा ट्रबल है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो चलें, ऐसा है कि अगर तो आप टेंसर नोटेशन करना चाहें तो हम किसी वक्त में, आप अलग से मुझे बता दें, हम इसको कर लेंगे रिवाइज, या मैं आपको इसके वो जो मैंने इनको नोट्स भेजे थे वो फॉरवर्ड कर देता हूँ अदनान को, अदनान आपको दे दे, आप उनको देख लीजिएगा। जी जी, थैंक यू सर, थैंक। जी अदनान, कोई क्वेश्चन है? हाँ नहीं, मजा आया आज का लेक्चर, काफी मतलब डिसाइज था। और इसके बाद एक लेक्चर हमारा रह गया रिलेटिविटी का, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। मैं देखता हूँ कि अगर तो वो काम ज्यादा हुआ तो हम उसको 2 में कर लेंगे, लेकिन मेरा इरादा है कि 1 में करके इसको खत्म कर दें। उसके बाद वो हम बिग बैंग की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन स्पेशल रिलेटिविटी की, वो जो हमने शुरू में लाइट कॉन्स नहीं डिस्कस की थी। हाँ हाँ बिल्कुल। अब उन लाइट कॉन्स की स्टडी करेंगे कि वो लाइट कॉन्स हमें क्या क्या बताती हैं। उसके बाद फिर हम करेंगे ये जनरल रिलेटिविटी। अगर हम इसी तरतीब, लाइट कॉन को हमने पढ़ तो लिया था काफी, अभी तो हमने उसको पढ़ा ही नहीं ना था असल में, वो भी हमने सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बनाया था। वो हमें बताती क्या है, पार्टिकल की ट्रेजेक्टरीज कैसे निकालते हैं, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ लाइन। और हम ये भी हाँ वो रह देखेंगे, गया था। और हम ये भी देखेंगे कि वहां पर हमने कंडीशन इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी कि अगर आपका कि मैसेज के अंदर भी कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता। आमतौर पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन की 2 तरह की शक्लें हैं, एक मैस ग्रेविटेशनल होता है, एक इनर्शियल होता है। हम लोग वहां पर दोनों को एक ही अज्यूम करके चल रहे हैं। अब ये होगा कि हमारी मैथमेटिक्स तो काफी कम होती जाएगी अगले कुछ लेक्चर्स में, लेकिन डिस्कशन बढ़ती जाएगी। हाँ, से थोड़ा बोर करती है। हाँ जी एग्जैक्टली। नहीं, अब हमारी मैथमेटिक्स तकरीबन खत्म हो गई है, जनरल रिलेटिविटी में जाके दोबारा आएगी, लेकिन ज्योमेट्रिकल स्पेशल रिलेटिविटी में
मैथमेटिक्स नहीं होगी, ज्यादातर डिस्कशन होगी चीजों पे। और उन्हीं लॉस को जो हम लोगों ने पहले देखे उन्हें एक नई नजर से देखने की कोशिश करेंगे कि ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली वो हमें क्या बताते हैं। अच्छा बिलाल, जब आप उधर लम्स में पढ़ते रहे हैं तो डॉक्टर परवेज हुद भाई वो वहीं थे? नहीं, डॉक्टर प्रवेश चले गए थे, काफी पहले चले गए हैं, 2013-14 में मेरा ख्याल है। अच्छा अच्छा, आपका मेरा ख्याल 15 वाला बैच था, 15 से 17 हमारा वाला। नहीं, हमारा 17 से 19 वाला। अच्छा अच्छा, प्रवेश साहब से वैसे चलिए मुलाकातें खैर। रही हैं, वो लम्स अक्सर आते रहते थे, लेकिन उनसे कोई कोर्स पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ कभी। आजकल मेरा ख्याल कायदे आज़म में होते हैं। आजकल एफसी कॉलेज में और कायदे आज़म दोनों में। सही सही। उस्मान साहब, ये ना हमें जरा बोर लगेगा ये वाला रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्योंकि ये हाँ जो ऐसे ही पढ़ा है है, हमने ऐसे पढ़ा ही है। नहीं है। अब हाँ जी। हम वो पहले ही वो जो कंजर्वेटिव सा सिलेबस है वो पढ़ रहे हैं। लम्स मेरा ख्याल है इसको कंपल्सरी तौर पे पढ़ा रही है, ये रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारा तो अभी शुरू ही नहीं किया ना, एक चैप्टर है वो, पता नहीं एक दो लेक्चर पे वो कर लेंगे बस। मतलब नहीं नहीं, लम्स इसको एज ए मेजर सब्जेक्ट पढ़ा रही है। हाँ हाँ, तो हमने ऐसा नहीं किया ना। हमने तो पढ़ा ही नहीं है। लेकिन ये आप लोगों हाँ ने पढ़ना है बिल्कुल। तो आप लोगों को ये कि उस वक्त एक बार थोड़ा सा आइडिया होगा तो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। आप लोगों को तो सिलेबस में शामिल है ना इधर मिनहाज में। एक चैप्टर है हमारा ये वाला, 11th या 12th चैप्टर। हाँ, तो बस ये है कि आप लोगों की जरा उस वक्त दोबारा से एक रिवीजन हो जाएगी इन चीजों की। हाँ जी। अगला सेशन फिर कब रखेंगे हम? अगला सेशन, अच्छा कल तो आर्ट्स काउंसिल का एक इवेंट है तो परसों कर लेते हैं, अगर परसों को मसरूफियत ना हो तो। परसों जुमा है? परसों जुमा है। हाँ परसों रख लेते हैं, उसके बाद फिर ईद के बाद हाँ, रखेंगे। उसके बाद फिर ईद के बाद रख लेंगे। तो परसों मैं इंशाल्लाह तो हम इसे कंप्लीट करते हैं। क्या कह रहे हो? शिद्दत से ना वो जीआर का इंतजार कर रहा हूँ, जीआर का, बिग बैंग का। मैंने खुद इसी वजह से ना ये बस इसमें काफी सारी चीजें स्किप करके ना जल्दी से टेंसर म्यूटेशन पे आ गया हूँ ताकि इसको खत्म करके एसआर शुरू करें, दोबारा से एसआर और फिर जीआर पे शिफ्ट कर जाएं। क्योंकि डिस्कशन हो तो सही। मजा आता है, मैथमेटिक्स ना बोर करती है। हाँ जी। इंशाल्लाह हम ईद के बाद ना ज्योमेट्रिकल एसआर शुरू कर देंगे। ठीक है। हमजा, आपका कोई क्वेश्चन है? तो आई गेस के हमजा का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको एंड करते हैं। जी ठीक है। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।